वसुधैव कुटुम्बकम् वसुधैव कुटुम्बकम् One earth, one family, one future. One earth, one family, one future. वसुधैव नमस्कार 102.6 एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप। दिल्ली के स्टूडियोज से आप तक पहुंच रहा है ये बहुत ही स्पेशल ब्रॉडकास्ट, ये बहुत ही स्पेशल सीरीज मिशन G20 वसुधैव कुटुम्बकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। मैं हूं स्वाति आपके साथ और मिशन G20 में बहुत सी काम की बातें आप तक पहुंचा रहे हैं हम इस कार्यक्रम के जरिए। दुनिया को कैसे एक बेहतर जगह बनाया जाए, कैसे बेहतर कोऑपरेशन किया जाए, कैसे बेहतर कम्युनिकेशन और बेहतर कंट्रीब्यूशन हो, इस सभी मिशन से जुड़ा है ये विश्व का बहुत ही महासमूह G20, जिसमें 19 देश और यूरोपियन यूनियन के साथ और भी बहुत सारे गेस्ट शामिल हैं और उनके बारे में हम आपको लगातार बताते रहते हैं हमारे इस कार्यक्रम के जरिए। और जहां पर इतना बड़ा समूह एक साथ आता है वहां पे बहुत सारे विषयों पर सहमति भी होती है और असहमति भी होती है, लेकिन आज एक इशू ऐसा है जिस पर विश्व में सभी लोग एक मत है। जी हाँ, सभी की सहमति अगर है तो वो इस चीज पर कि क्लाइमेट चेंज को रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए, पर्यावरण को बेहतर बनाने के उपाय किए जाने चाहिए। और आज इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान हैं जो कि उपस्थित हैं हमारे साथ हैं श्री प्रतीक शर्मा, जो कि वाइस चांसलर हैं द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट यानी कि टेरी से। तो आइए स्वागत करते हैं इनका। प्रतीक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। स्वाति जी, बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आभार प्रकट करता हूँ एफएम को कि मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पे जो अपने थॉट शेयर करने के लिए। जी प्रतीक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, शुरुआत से शुरू करते हैं कि G20 और एनवायरनमेंट ये एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है जहाँ पे एनवायरनमेंट चेंज की बात आती है, क्लाइमेट की। तो ऐसे में G20 का जो रोल है एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने में वो क्या है? देखिए, अगर हम G20 की हिस्ट्री देखें तो शुरुआत तो हुई थी, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया था इकोनॉमिक्स, जो ग्लोबल इकोनॉमी को देखने के लिए। लेकिन जैसे जैसे ये प्लेटफॉर्म उभरा तो इसमें सारे इश्यूज और उसमें जो पर्यावरण और इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज स्पेशली बहुत तेजी से उभर करके आ रहा है। और G20 जो ग्रुप ऑफ नेशंस हैं, इसमें इनफैक्ट इंडिया का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है भी, रहा भी है शुरू से, सिंस इंसेप्शन। और एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन एनवायरनमेंट को और क्लाइमेट चेंज को उभार करके लाने में भारत का बहुत ज्यादा रहा है। जी, भारत का इस विषय में बहुत ही ज्यादा रोल रहा है, जिसके बारे में हम आपसे और भी ज्यादा जानकारी लेना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मिशन G20 वसुधैव कुटुम्बकम है वो प्रोग्राम जो कि आप सुन रहे हैं इस समय 102.6 एफएम रेनबो पर। मेरे साथ शिवम उपस्थित है स्टूडियो में, वो आपको बताएंगे कि आज का सवाल क्या है। स्वाति, आज का सवाल हमारा रहेगा, G20 की स्थापना किस वर्ष में हुई? G20 की स्थापना किस वर्ष में हुई? थैंक यू शिवम। और जवाब हम देंगे आपको कार्यक्रम के अंत में। हम सभी लोग आपस में किस तरह से जुड़े हैं ये बहुत सारी चीजों से आज जो है जाहिर हो जाता है, लेकिन बड़ी चीज जो है जिसने हमें एक दूसरे से जोड़ रखा है वो है ये एनवायरनमेंट, पर्यावरण जब एक जगह पे प्रभावित होता है तो उसका असर पूरे विश्व पर पड़ता है और आज पड़ रहा है। इसीलिए बहुत जरूरत है कि इस क्लाइमेट चेंज को रोका जाए, पर्यावरण को बेहतर बनाने का हर संभव उपाय किया जाए। मिशन G20, जी हाँ, G20 महासमूह जो जुड़ा है एक साथ और उसमें बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है कि क्लाइमेट चेंज को कैसे रोका जाए। और इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रतीक शर्मा जी, वाइस चांसलर टेरी। आइए जानते हैं इनसे। प्रतीक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इंडियन प्रेसिडेंसी में जब एनवायरनमेंट को लेकर हम बात करते हैं कि 2023 में इंडिया जो है उसके पास अध्यक्षता है G20 की, तो ऐसे में जो पर्यावरण से जुड़े मुद्दे हैं उसके बारे में इंडिया के क्या प्लान्स हैं? जी देखिए, इसको समझने के लिए पहले हमको ये बहुत अच्छे से समझना होगा कि जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का बहुत बड़ा दखल रहा है, इन द सेंस दैट ही हैज ट्राइड टू focus the Indian foreign policy for global common good. So this has been his agenda all throughout, to influence the foreign policy. So in that context, the presidency which has come to India certainly is going to play a major role in prioritizing the basic intent of India of global good. जो tagline अगर आप देखें
G20 की वसुधैव कुटुंबकम, ये भी अपने आप में दर्शाती है कि भाई हम ग्लोबल गुड की ही बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इसमें अगर आप देखेंगी तो इसमें इंक्लूसिव, इक्विटेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ की बात की जा रही है, और कैसे भारत पूरे विश्व को इस दिशा की तरफ रुख मोड़ेगा। उसके लिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लास्ट ईयर COP26 में लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें बेसिकली व्हाट ही इज ट्राइंग टू कन्वे not even to Indians but to the world, that through behavioral change only we can actually tackle the problem of climate change. जी। सो थोड़ा सा फिलोसफिकली भी मैं उत्तर देना चाहूंगा। जैसे देखिए, हमारा खासतौर पे जो इंडियन ट्रेडिशंस रही हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडियन प्रेसिडेंसी के लिए, वो अगर हम कंपेयर करें द इंडियन फिलोसफिकल थॉट एंड द थॉट प्रोसेस, द एक्सपेरिमेंटल फील्ड हैज बीन इनवर्ड, and whereas the Western world, the experimental field has been outward. So we have been experimenting, since times immemorial, practices like yoga. और अच्छा समय इस वक्त इसलिए और ये है, we have this national education policy which is basically also talks about the integration of these lifestyle changes. बिल्कुल। और योग तो already thanks to the Indian leadership, it is now being celebrated as a yoga day also globally. And now gradually the world is accepting yoga as a way of life. Absolutely. थोड़ा सा इसको elaborate करूँ अगर समय हो तो। एक वेस्टर्न थॉट क्या रहती है कि आपको वही गर्मी लगी तो आपने एसी चला दिया, और अगर आपको सर्दी लगी तो आपने जो है हीटर चला दिया। तो एंशिएंट इंडियन थॉट क्या कहती है, भाई आप जो है ना, आप इन चीजों से आप मुक्त हो जाइए, आप ऐसे कुछ यौगिक प्रक्रियाएं कीजिए जिनसे आपको ना सर्दी लगे ना गर्मी लगे। तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए, अगर इस तरह से आपका सोच स्कूल लेवल से बच्चों में आ जाती है, तो आपको इन सब जो मटेरियल चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं रहती है। और जो अगर हम आज देख रहे हैं जिस तरह से हमको कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है, और जिसको कहते हैं हम कि यूज एंड थ्रो वाली साइकोलॉजी वर्ल्ड में बढ़ रही है, तो इन सब चीज़ों से हम निजात पा सकते हैं अगर हम जो वाकई में मैं आपको बोलूँगा कि हमने भारतवर्ष ने कभी भी ऐसा सोचा ही नहीं कि स्टेट की टर्म्स में हमेशा एक वर्ल्ड को एक ग्लोबल विलेज ही माना है, और वो ही वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। और प्रकृति के साथ शुरू से हमारा बहुत ज़्यादा जेनेटिकली बहुत करीब का रिश्ता रहा है। और अगर हम देखें, इवन जो आयुर्वेद में देखें या फिर पर्यावरण में देखें, जो 5 बेसिक एलिमेंट हैं, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश और जल, इनों का ही समाहित होकर के ही सब चीज़ों में होता है। हमारा आयुर्वेद में इन्हीं चीज़ों की बात होती है, और प्रकृति में भी इन्हीं चीज़ों की बात होती है। तो जो हमारे पुराने जो एंशिएंट थॉट लीडर्स थे, जिनको हम ऋषि बोलें या आज की टर्म्स में साइंटिस्ट बोलें, उन्होंने इस पे बहुत विचार किया है, और वो विचार की एग्जीक्यूशन करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और उसके लिए हमको ये जो हमारी जो विधाएं हैं, उनको हम मेन स्ट्रीम में जब तक नहीं लाएंगे, करिकुलम में नहीं लाएंगे, तब तक, और उसी चीज़ को हमको वर्ल्ड को बताना है, संसार को, विश्व को बताना है, और इसी तरह से हम जो लीडरशिप को हम बेसिकली सही दायित्व हम निभा पाएंगे। जी, माहौल को अपने हिसाब से बदलना और खुद को माहौल के हिसाब से बदलना। अगर मैं कहूं कि आम भाषा में, तो शायद इन 2 तरह से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। क्लाइमेट चेंज हम सभी को प्रभावित कर रहा है, और आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए और भी ज़्यादा घातक सिद्ध हो सकता है। क्लाइमेट चेंज पे काम करने की ज़रूरत है, ना केवल देशों को, ना केवल दुनिया को, बल्कि आपको, मुझको, हम सबको। क्लाइमेट चेंज के ऊपर G20 का क्या रोल है, और खासकर जब भारत के पास इसकी अध्यक्षता है, तो ऐसे में हम इसको आगे कैसे ले जाना चाहते हैं। मिशन G20 में बहुत कुछ आता है। दुनिया का बहुत बड़ा समूह है, और ये समूह मिलकर बहुत सारे चेंजेस लाने की कोशिश करता है। और बदलाव एक ऐसी चीज़ है जिसे लाना आसान नहीं होता है। फिर चाहे क्लाइमेट चेंज हो, चाहे एनवायरनमेंट हो, ये हम सभी के ऊपर प्रभाव तो डालता है। लेकिन जब उसके लिए अपने आप को बदलने की ज़रूरत होती है, तो वो जो है जानना, समझना, अवेयरनेस बहुत बड़ी चीज़ है। अवेयरनेस हो तो शायद कोशिश की भी जा सकती है, लेकिन ये कोशिश करना और अपने को बदलना आसान नहीं होता है। लेकिन इस बदलाव को लाने की कोशिश भी G20 के द्वारा पूरी दुनिया में की जा रही है। और हमारे साथ इस विषय में बात करने के लिए हैं डॉक्टर प्रतीक शर्मा, वाइस चांसलर टेरी, और इनसे हम बातचीत कर रहे हैं और जानकारी ले रहे हैं इस विषय में। डॉक्टर प्रतीक, आप मुझे बता रहे थे देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड लोकलाइजेशन ऑफ SDGs, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंटल ग्रुप्स। वो क्या है? जी स्वाति जी, इसमें ना 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स
आइडेंटिफाई किए हैं यूनाइटेड नेशंस ने कि किस दिशा में समाज जाएगा, स्पेशली रिलेटेड टू सस्टेनेबिलिटी ऑफ प्लैनेट। जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इनका जो एग्जीक्यूशन है और इनकी जो अचीवमेंट है अलग अलग स्केल और अलग अलग लेवल पे है। जी, तो कंट्री लेवल पे, स्टेट लेवल पे और फिर पंचायत लेवल पे, रूरल एरियाज में और अर्बन लोकल बॉडीज पे। इंडिया का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव रहा है, पंचायती राज गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने एक इनिशिएटिव लिया है, लोकलाइजेशन ऑफ एसडीजीज, जी, कि हाउ टू एग्जीक्यूट अचीवमेंट ऑफ दीज एसडीजीज एट अ लोकल लेवल। जी। सो उसमें उन्होंने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व किया और एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस इनफैक्ट लास्ट ईयर अप्रैल में उन्होंने ऑर्गेनाइज करी। तो इस दिशा में बेसिकली जो इंटेंट है कंट्री की लीडरशिप की वो बहुत क्लियर है कि अगर हमको मैक्रो लेवल पे इनको अचीव करना है तो माइक्रो लेवल, ग्रास रूट लेवल पे जब तक नहीं होगा तब तक वो नीचे से ऊपर, जब तक ऊपर नहीं आएगा तब तक नहीं होगा। तो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, बहुत मैसिव इनिशिएटिव है। तो ये बेसिकली लोकलाइजेशन, मैं ये कहना चाह रहा था उसमें आप। जी, तो इंडिविजुअल बिहेवियर को बदलना बहुत ज़रूरी है और वही कोशिश है जो कि इसके द्वारा की जा रही है। मैं आपको सुनवाना चाहूँगी, इनफैक्ट अपने सभी लिसनर्स को, कि हमारे जो G20 के शेरपा हैं श्री अमिताभ कांत, उन्होंने बताया कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी करनी है लेकिन उसके साथ साथ पर्यावरण का ख्याल भी रखना है। तो जब ये दो गोल्स आपके पास जो परस्पर विरोधी होते हैं, ये आपके पास होते हैं, तो ऐसे में क्यों ज़रूरी हो जाता है इनके बीच में बैलेंस बिठाना और उसके साथ साथ इंडिविजुअल पार्टनरशिप जिसके बारे में कि अभी आपने मुझे बताया, वो क्यों ज़रूरी है? आइए जानते हैं कि इस विषय में बोलते हुए अमिताभ कांत जी ने क्या कहा। Important thing to understand that at this particular point in time, the world is going through recession. The IMF chief has yesterday said that almost 1/3 of the countries across the world are suffering from a debt crisis. They're getting into recession. There are challenges of bringing inclusive, resilient, sustainable growth center stage. You won't be able to do many things without driving sustainable growth. You have had a situation where 200 million people have gone below poverty line. You have a scenario where about 100 million people have lost their jobs. Sustainable development goals, we are at the midpoint of 2030. Instead of progressing, we have regressed. So we need to accelerate that, particularly education and health. And thirdly, the biggest challenge of it all for survival of the world is climate action. And climate action from COP1 to COP27, we have seen that while long-term goals have been committed to, short-term goals have not been lived up to. Climate finance, which was committed in 2009 at Copenhagen, has not been lived up to by the developed world. And therefore, how do we do climate finance? It's very important. Secondly, while talking about long-term goals, a developed world has miserably failed to achieve short-term achievements, and therefore life is very, very important because it's individuals and communities which will make a difference rather than the countries making a difference. rather than the countries making a difference। जी हाँ, इंडिविजुअल्स का जो डिफरेंस है, क्योंकि हम सभी जो हैं, हम सभी ने मिलकर आज इस क्लाइमेट चेंज में अपना रोल निभाया है, तो हम सभी को एक बार फिर से अपना रोल निभाना होगा इस क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए भी। हमारे विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी ने भी कहा कि भारत की अगर हम बात करें तो हम विश्व की आबादी का 17%, कार्बन एमिशंस का 5% है, लेकिन जब हमारी प्रतिबद्धता यानी कि हमारी कमिटमेंट की बात आती है क्लाइमेट चेंज की या पर्यावरण की तरफ अपना रोल निभाने की, तो उसमें हमारी कमिटमेंट 100% है। तो प्रतीक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब हमने लोकलाइजेशन ऑफ एसडीजीज की बात की और जैसा कि अमिताभ कांत जी ने कहा कि इंडिविजुअल बिहेवियर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे में इंडिविजुअल लेवल पे वो क्या चेंजेस है जिसे लाने की कोशिश जो है G20 के इस कार्यक्रम के द्वारा की जा रही है? देखिए, अमिताभ कांत जी ने बहुत क्वाइट सक्सेंटली ही ब्रॉट दिस इशू of behavioral change, and again repeatedly, in different lectures and different communications, the lifestyle for environment is emerging again and again, with a clear cut emphasis on the need to bring behavioral changes. तो कहने का अर्थ ये, जब तक आप इंडिविजुअल लेवल पे इन चीज़ों को चेंज नहीं लाएंगे तो आप ब्रॉडर सोसाइटी लेवल पे, गवर्नमेंट अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। जिस मिसाल के तौर पे, जैसे अभी इनफैक्ट आप ही ने वो डेटा जो शेयर किया कि हम 17% जो है विश्व की पॉपुलेशन है और 5% एमिशंस को हम कंट्रीब्यूट करते हैं।
अभी हमारा जो है, वी आर ऑन अ डेवलपमेंटल ट्रेजेक्ट्री. वी आर स्टिल अ डेवलपिंग नेशन and we are amongst the top 5 economies of the world. Now, in fact, Mr. Amitabh Kant also mentioned about, the manner in which the developed world has progressed. So now we are at a crossroad where we have to make choices in our developmental path. So whether we follow the path which the developed world has followed, or we create our own path trajectory in which we actually take into consideration ड्यू कंसिडरेशन टू द एनवायरनमेंट. और उसके लिए जो ट्रेजेक्ट्रीज हमको क्रिएट करनी पड़ेंगी, उसको हमको, जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको इनफैक्ट मैं बताऊं, एक एस्पिरेशनल कर्व होता है जहां पे जब आपकी इकोनॉमी ग्रो करती है तो एक साइकिलिस्ट है, उसकी एस्पिरेशन होती है कि वो मोटरसाइकिल खरीदे, मोटरसाइकिल से मोटर कार खरीदे, फिर कार के बाद जब वो सोचता है और बड़ी कार, फिर मर्सिडीज, अल्टीमेटली दिस इज द एस्पिरेशनल कर्व. इंसिडेंटली इन इंडिया इफ यू सी द डेटा, जिस तरह से हमारी इकोनॉमी प्रोग्रेस कर रही है और जिस तरह से हम ये ट्रांजिशन आएगा फ्रॉम नॉन मोटराइज्ड टू मोटराइज्ड फॉर्म, हमको जब तक इस चीज में हम इस इंटरवेंशन ना करें और लोगों को ना बताएं कि आपको शॉर्ट डिस्टेंसेस ट्रैवल करने के लिए नॉन मोटराइज्ड फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट या बाइसिकल का यूज, और उसके लिए हम इनेबलिंग सरकमस्टांसेस क्रिएट करें, जिस तरह की लोग इनकरेज हों कि वो नॉन मोटराइज्ड फॉर्म को यूज करें. तो ये जब तक नहीं होगा तब तक आप देखिएगा कि एस्पिरेशन कर्व में जब तक हम ब्रेक नहीं लाएंगे तब तक स्थितियां जो हैं वही हम देखेंगे. एक बहुत कुरूप रूप हमको हमारे सामने नजर आएगा, जो कि वेस्ट ने ऑलरेडी उस चीज को एक्सप्लॉइट कर लिया. क्योंकि हम जिस हेरिटेज से हम आते हैं उसमें जो है यूज एंड थ्रो की प्रवृत्ति हमारे डीएनए में ही नहीं है. तो जितने भी ग्लोबल फोरम्स बने हैं, WTO की बात कर लीजिए या किसी और की बात कर लीजिए, कहीं ना कहीं आप देखेंगे डेवलप्ड वर्ल्ड का कहीं ना कहीं उसमें क्लियर कट बायस है. जब भारत बात करता है वसुधैव कुटुंबकम की, और जहां पे वो ये देखता है हर एक चीज एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, और जो हम चीज एट इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं अपनी सोसाइटी में या फिर कहीं ग्लोब में कहीं ना कहीं होगा. तो यही हमको मिसाल लेकर के आनी और ऐसे वेज एंड मीन्स हमको लेकर के आने जिससे कि हम स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे बच्चों को इनकरेज करें कि उनके पास ऑप्शंस दें कि भाई ये अगर आप ऑप्शंस आपके पास हैं तो ये होगा, और ऐसी ऑप्शन है तो ऐसा होगा. तो इनफैक्ट मैं समझता हूं अगर ऐसा करने से वी विल नॉट इवन सेट एन एग्जाम्पल फॉर द डेवलप्ड वर्ल्ड, बट एज यू नो इनफैक्ट ऑनरेबल foreign minister also said in one of his speeches that India has to take on the leadership of the global south, और global south जो है वहीं पे आगे आने वाले टाइम में डेवलपमेंट होनी है, और किस दिशा में डेवलपमेंट होनी है वही G20 को दिशा बतानी है. जी, बिल्कुल सही कहा आपने. और जब हम पर्यावरण में चेंजेस लाने की बात करते हैं, हम डेफिनेटली ये मानते हैं कि डेवलप्ड वर्ल्ड ने अपना रोल जो है पूरी तरह से नहीं निभाया है, लेकिन उसके बावजूद क्या G20 मिलकर इस पर असर डाल सकता है? बिल्कुल डाल सकता है, क्योंकि G20 जो है वो 53% का जो इन्वेस्टमेंट है पर्यावरण को बेहतर बनाने का, वो G20 से ही आता है. तो बहुत बड़ी कोशिश है, ये एक बहुत बड़ा समूह है, और इसी विषय में, इसी से जुड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम में मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम. आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम. मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम. बात कर रहे हैं हम आज एनवायरमेंटल गोल्स की, जो कि G20 देशों ने अपने आगे जो है सेट किया है, और उसमें भारत की जो अध्यक्षता है वो अपना क्या रोल प्ले करेगी. हमने बात की कि किस तरह से इंडिविजुअल बिहेवियर, यानी कि हम सभी का, आपका, मेरा, हम सभी का बिहेवियर जो है वो किस तरह से पर्यावरण में अपना रोल निभाता है और अपना कंट्रीब्यूशन देता है, अच्छे में भी और बुरे में भी. तो उसको बदलने की कितनी ज्यादा जरूरत है, और अंत में सारी बात आप पर और मुझ पर ही आकर टिक जाती है. लेकिन उसके अलावा हमारा जो यूथ है, और हम सभी जानते हैं दैट वी आर अ यंग इंडिया, तो ऐसे में हमारे यूथ का रोल कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो बहुत ही बड़ा हो जाता है. तो यूथ का क्या रोल है इसमें और क्या होना चाहिए, और इसी बारे में डॉक्टर प्रतीक मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मुझे बताएं, व्हेन इट कम्स टू एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट चेंज, तो यूथ रोल का क्या सिग्निफिकेंस है? स्वाति जी, इसमें तो यूथ का मैं कहूँगा बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है, और इनफैक्ट जो G20 की लीडरशिप है उसमें इनफैक्ट उन्होंने इस चीज़ को अकाउंट में भी लिया है, और एक बड़ा एक
एक G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट इनफैक्ट एक मेगा इवेंट 1 दिसंबर को ऑर्गेनाइज किया गया था, और इसमें जो है आप देखिए, अगर आपको कोई भी, हम ऑल थ्रू आउट वी बीन टॉकिंग अबाउट बिहेवियरल चेंज, द बेस्ट वे इज टू ब्रिंग द चेंज थ्रू द यूथ, because they are the ones who have lot of energy, passion, and we can mold their thought process also. And और ये पूरा जो आगे ये ग्लोब है, बेसिकली ये धरोहर उन्हीं के लिए है. बिल्कुल. तो अगर हम यूथ की थॉट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर सकें और उसको हम बता सकें कि भाई कितना इन चीज़ों की महत्ता है, तो जो हमारा एजेंडा है पर्यावरण से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, या फिर मान लीजिए इस प्लेनेट की सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड, ऑटोमेटिकली वो एड्रेस हो जाता है. और ये एक बहुत अच्छी सोच और इसका प्रयास था जो कि G20 की लीडरशिप ने यहाँ पे प्रेसिडेंसी में आने के बाद करी, और जिसमें इनफैक्ट यूनिवर्सिटी के यूथ को इन्वॉल्व किया गया है. और इनफैक्ट द यूजीसी चेयरमैन वाज आल्सो देयर इन दैट इवेंट टू, इनफैक्ट जो 3H की बात की जा रही है, हीलिंग, हार्मनी और होप, ये 3H यूथ के जरिए ही आ सकते हैं. और जब ये जो हमारे पार्टिसिपेंट्स आएंगे फ्रॉम द G20 नेशंस, पूरा इंडिया वाइड अलग अलग यूनिवर्सिटीज में सेमिनार्स, वर्कशॉप्स करने का कार्यक्रम है, जिसमें not even we are trying to sensitize the youth, but we are also trying to showcase the world that how the youth's energy can be channelized to address the problem of climate change and environmental issues. जी, यूथ का बहुत बड़ा रोल है, ना केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में. इसीलिए G20 ने अपना एक पूरा जो है एंगेजमेंट ग्रुप बनाया हुआ है जिसका नाम है Y20, यानी कि यूथ 20. और यूथ 20 जो है वो एक ऐसा मंच प्रदान करता है जो कि युवाओं को G20 के जो गोल्स हैं उनके साथ जुड़ने का मौका देता है, उनके ऊपर अपने विचार व्यक्त करने का मौका देता है, और साथ ही साथ इसमें वो सारी रिकमेंडेशंस भी शामिल की जाती हैं जो कि इन इश्यूज के साथ, इन गोल्स के साथ जुड़ी हैं. हाल ही में G20 के इस स्पेशल ग्रुप यानी कि यूथ 20 Y20 से जुड़ा पहला इवेंट जो है वो ऑल इंडिया रेडियो यानी कि आकाशवाणी भवन के परिसर में रंग भवन में आयोजित भी किया गया था. मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम है वो प्रोग्राम, वो खास सीरीज जो इस समय आप सुन रहे हैं 102.6 FM रेनबो पर. और हमारे यूथ से जुड़ी बहुत सी बातें हम करते रहते हैं और आपको बार बार बताते हैं दैट वी आर अ यंग इंडिया. तो डेफिनेटली आप सभी की जिम्मेदारी भी उतनी ही ज्यादा बढ़ भी जाती है. मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर. हम सभी एक दूसरे से जुड़े हैं, पूरी दुनिया एक ही परिवार है, और ऐसे में हम सभी एक दूसरे की जिंदगियों पर प्रभाव डालते हैं. लेकिन इसके अलावा जो G20 है उसने अभी हाल फिलहाल क्या किया है, उसकी लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं, ये मैं आप तक पहुंचाने जा रही हूँ. इनफैक्ट मैं नहीं पहुंचाने जा रही हूँ, हमारे साथ निशा है, और निशा आपको बताएंगी कि G20 की लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं. तो क्या अपडेट लेकर आई हैं निशा आप हमारे लिए? थैंक्स स्वाति एंड हेलो डियर लिसनर्स, मैं निशा भारद्वाज हाजिर हूँ आपके साथ लेकर G20 2023 की अपडेट्स. जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता कर रहा है. ऐसे में क्या कुछ इस दिशा में किया जा चुका है और क्या कुछ होने वाला है, ऐसी तमाम जानकारी आपको इस कार्यक्रम में मिलती रहेगी. आइए जानते हैं किस प्रकार से G20 हमारे लिए बहुत ही बड़ा अवसर है. इस विषय में बता रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी. ये G20 समिट ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं है, विश्व के सामने प्रस्तुत करने का अवसर है. इतना बड़ा देश, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इतनी विविधताएं, पूरे विश्व को भारत को जानने का एक बहुत बड़ा अवसर है, और भारत को पूरे विश्व को अपना सामर्थ्य जताने का भी बहुत बड़ा अवसर है. Moving ahead to Chief Coordinator of G20, Shri Harshvardhan Shringla. And let's listen what he has to say about the different sectors of G20 and the different engagement groups involved. Every presidency conducts a certain number of meetings. And normally there are around 200 meetings that we need to conduct. And these are across 45 sectors. G20 is very sectoral. So we have meetings in the areas of public health, digital transformations, energy transitions, trade and investment. So different sectors have different meetings.
and not one but 2 or 3 meetings until it reaches the ministerial level and then the summit level. All meetings ultimately end up in the summit, which is the final part of any presidency, and it is at the summit that you have a declaration of the outcome, which represents the work of your entire year of your presidency. There are also engagement groups, which are non-governmental groups, which are very important. You have Women's 20, Youth 20, Urban 20, Think 20, Civil 20, these and Business 20, for example. These are important groups because they bring together different organizations that work on these areas, and their inputs also come in and are considered right at the summit level. So every aspect of the G20 is important, but as you can see, it is very comprehensive. It cuts across sectors, and there's a fairly large amount of organizational responsibility that every presidency undertakes. Now, in our case, the Prime Minister decided that we would have our 200 meetings across the country. He said it is not necessary to confine it to Delhi. He said, प्रत्येक राज की अपनी विभिन्नता, अपनी विरासत, सुंदरता, संस्कृति, आभा, आतिथ्य है और उनको हमें showcase करना चाहिए. So from that point of view, I think we are looking at how we can organize G20 meetings across our country. And I think the idea behind this is to make sure that every state, every individual, every citizen of India is a stakeholder. चुनौतियों को भी अवसर में किस प्रकार से तब्दील किया जा सकता है, आइए सुनते हैं इंडिया के G20 शेरपा श्री अमिताभ कांत से. It will take up the presidency of G20 in a challenging time, but every challenge is a huge opportunity. And during the last 7-8 years, we've demonstrated that every crisis has been used as an opportunity to take the country forward. भारत की G20 की अध्यक्षता को लेकर क्या कहना है ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री श्री एलेक्जेंडर स्कॉलनबर्ग का, आइए सुनते हैं. We count on India. We count on India as a voice of peace, as a voice of reason. And I may say that India always had a tradition of balancing world powers. And I think it's a good sign that India now holds the presidency of G20. And yes, we have high expectations, and I believe that the Indian voice is an important one because we do share another view. Peace can only be done at the negotiation table, never at the battlefield. And you can be assured that Austria will stand by your side and support whatever action you do, especially focusing on the G20 on food security and other points which are of high necessity for developing countries. India to voice during times of global economic stress and political polarization. Let's listen to Dr. S. Jaishankar, the External Affairs Minister. We intend to use our presidency obviously for the benefit of the international community. We have a lot of ideas and thoughts, but in all of this, we also want to be a voice of fairness, of justice, of ensuring that societies and countries who would otherwise get left behind, who do not have somebody else to speak for them, that we emerge as their voice on matters like energy access and food security. गुवाहाटी में आयोजित होने वाली Y20 की ग्रुप बैठकों की जो तैयारियां चल रही हैं, उनके विषय में आइए सुनते हैं मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग श्री अनुराग ठाकुर से. G20 की अध्यक्षता भारत को मिलना अपने आप में एक बड़ा गौरवशाली पल है और इस वर्ष में भारत जहां एक और आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं पर G20 की प्रेसिडेंसी के माध्यम से ये भी दिखाने का प्रयास है कि कैसे भारत एक मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, कैसे इस डेमोक्रेसी में भारत ने अलग अलग क्षेत्रों में शानदार काम किया है और भविष्य में, और मैं विशेष तौर पर अमृतकाल में भारत कैसे अच्छा करने वाला है, वो सब तो होंगे ही. अंतर्राष्ट्रीय अन्य विषयों पर भी जब यहाँ पर चर्चा होगी, उसमें एक Y20 का जो ग्रुप है यूथ के लिए, उसकी पहली मीटिंग का आयोजन 6 से 8 फरवरी 2023 गुवाहाटी में होने वाला है. तो उसके आयोजन को लेकर बैठक असम राज्य के अधिकारियों और केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ की गई.
जिनमें से बहुत सारे वेन्यूज़ हैं। IIT गुवाहाटी भी उसमें से एक है, और यहाँ पर आइलैंड पे जाने की चर्चा भी होगी। जो इंडोर मीटिंग्स हैं वो अलग से हैं। यहाँ की कला, संस्कृति, साहित्य के अलावा फ्यूचर ऑफ वर्क से लेकर हमें यहाँ पीस प्रोसेस में कैसे काम हुआ, कॉन्फ्लिक्ट जोन से कैसे बाहर निकले, ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिन पे चर्चा होगी। उसके आयोजन की तैयारी को देखने के लिए यहाँ पर आए थे। अपने लिसनर्स को हम यहाँ ये भी बताते चलें कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में G20 की बैठकें शुरू हो चुकी हैं और आगरा में आयोजित होने वाली बैठकों की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं। So that's all for now. This is me, Nisha Bharadwaj, signing off. And for more details, keep listening to Swati. थैंक यू फॉर द अपडेट्स निशा। और हमने आपसे कार्यक्रम के शुरू में सवाल पूछा था कि G20 की स्थापना कब हुई थी, और शिवम तैयार है जवाब के साथ। तो शिवम, क्या खबर है? जी दोस्तों, G20 की स्थापना साल 1999 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स के लिए ग्लोबल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इश्यूज पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। 2007 के ग्लोबल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद G20 को हेड ऑफ स्टेट्स, हेड ऑफ गवर्नमेंट के लेवल पर अपग्रेड कर दिया गया था, और यह साल 2009 था जब G20 को प्रीमियर फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के रूप में नामित किया गया था। थैंक यू सो मच शिवम। आपके लिए हर हफ्ते एक नया सवाल हम लेकर आएंगे G20 से जुड़ा हुआ। सुन रहे हैं आप हमारी स्पेशल सीरीज मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। आज हमने बात की एनवायरनमेंट के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, और इसमें हमारे साथ जुड़े डॉक्टर प्रतीक शर्मा। और समय जो है वो इजाजत नहीं दे रहा है कि बहुत ज्यादा चर्चा की जाए, लेकिन अभी थोड़ा सा समय बाकी है कि मैं इतना जरूर पूछ सकती हूँ प्रतीक जी आपसे कि हमने ये जो आज डिस्कशन किया, इसमें क्या कोई और भी खास बात है जो आप चाहेंगे कि आप हमारे लिसनर्स को बताएं? स्वाति जी, खास बातें तो बहुत हैं, लेकिन मैं चूंकि मैं कंक्लूड करना है तो मैं ये कहूंगा कि जो है वी लिव इन ए इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड जी, और भारत का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। और दर्शन और फिलॉसफी हैज बीन द यूएसपी ऑफ इंडिया। और इस कॉन्टेक्स्ट में वी बिलीव एज अ सिविलाइजेशन व्हाट इज गुड फॉर ग्लोब इज गुड फॉर वन सेल्फ। एग्जैक्टली। सो इस बिलीफ को जीने के लिए अगर हम जो है ये अपॉर्चुनिटी हमको इस फिलॉसफी को शोकेस करने की मिली है जी, जो हमको प्रेसिडेंसी मिली है, तो इट्स नॉट अबाउट इवन द वॉइस ऑफ साउथ, ग्लोबल साउथ, वी आर एक्चुअली वॉइस ऑफ द वर्ल्ड। सो आई वुड एक्चुअली कंक्लूड विद दिस। वंडरफुल थॉट डॉक्टर प्रतीक। और जो आपने अभी हमारे साथ शेयर की, वाकई में मेरा जो मैं है वही ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड में मैं हूँ, ये दोनों चीजें एक दूसरे में समाहित हैं। और यही फिलॉसफी हमेशा रही है, यही दर्शन हमेशा रहा है भारतीय सभ्यता का, और इसी चीज में हम बिलीव करते हैं। तभी तो वसुधैव कुटुंबकम है वो थीम जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, खासकर मिशन G20 के तहत। प्रतीक जी, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। स्वाति जी, मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे मौका दिया FM ऑल इंडिया रेडियो ने आपके साथ कुछ शेयर करने का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलेवेंट टॉपिक, इट्स अ हिस्टोरिकल माइलस्टोन ईयर एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड। थैंक यू सो मच। हमारे साथ जुड़े डॉक्टर प्रतीक शर्मा, वाइस चांसलर टेरी, और हमारे साथ जुड़े शिवम, हमारे साथ जुड़ी निशा। अपडेट्स भी मिले आपको, सवाल के जवाब भी मिले। आज का ये जो मिशन था हमारा, आप तक ये जानकारी पहुंचाने का, ये था बस यहीं तक। सुनते रहिए FM रेनबो। स्वाति को दीजिए इजाजत। अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी निशा भारद्वाज।